This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kadiyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। युवक की चाकू गोदकर हत्या, जीजा पर हत्या का आरोप, पुलिस कर रही है मामले की जांच। चाचा को बचाने आए भतीजा की हत्या, आरोपी भाई ने किया आत्मसमर्पण। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। और गड़बड़ करने वालों को मिलेगी सजा। बिहार में बीमारी को महामारी नहीं बनने देंगे, जनता दरबार में बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर से मंगलवार को एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक का शव उसके ही घर के कमरे से बरामद किया गया है। घटना तुर्की थाना क्षेत्र के तेलिया छपरा गांव की है। मृत युवक के शरीर पर चोट के कई निशान भी पाए गए हैं। मृतक की पहचान 33 वर्षीय बबन कुमार के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि यह हत्या मृतक के ही अपने सगे जीजा ने किया है और मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान के आधार पर आरोपी जीजा के खिलाफ शिकायत दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। आरोपी जीजा की पहचान सकरा थाना क्षेत्र के नरसिंहपुर निवासी मनीष कुमार के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि सोमवार की रात आरोपी मनीष अपने ससुराल आया था, जहां उसकी मृतक बबन से नोकझोंक हो गई थी। इसके बाद सभी लोग खाना खाकर सो गए, लेकिन जब सुबह देखा तो बबन अपने कमरे में मृत पाया गया। उसके शरीर पर चोट के कई निशान भी थे। मृतक के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार बबन की बहन पूजा की शादी साल 2015 में आरोपी मनीष से हुई थी। मनीष के बेरोजगार होने के कारण अक्सर दोनों पति पत्नी में विवाद होते रहता था। जब भी पूजा घर खर्च के लिए अपने पति मनीष से पैसे मांगती थी तो वह उसके साथ मारपीट करता था। इसके अलावा आरोपी मनीष ने एक बार अपनी पत्नी पूजा की हत्या करने की भी कोशिश की थी, जिसके बाद पूजा का भाई बबन उसे अपने साथ उसके मायके ले आया था। पूजा के मायके जाने के बाद उसका पति लगातार उस पर ससुराल आने का दबाव बना रहा था। ऐसे में जब बबन ने अपनी बहन को ससुराल नहीं जाने दिया तो आरोपी मनीष सोमवार को बबन के घर आया और उसकी हत्या कर फरार हो गया। बजे की खुले करीब 12:30 पौने 1 में रात में। ये लोग मतलब कहाँ रहते थे? ये लोग कहाँ सोते थे? पर सोते थे? वो है ना जो मरा है वो इस पर सोता था। और माँ बाबूजी बगल वाले घर में। तो ये कौन मारा है उसको? इस जानकारी बहनोई खास अपन खास बहनोई मनीष कुमार नाम है। मनीष कुमार वर्मा। कहाँ घर हुआ उसका? मैं दूसरी जगह यहाँ आता था ना? हाँ, यहाँ आता था। और उसका घर है यहाँ पर जो लोग अकेले सोने का, और लोग नहीं था साथ में? ना, ये अकेले सोता था। और माँ बाबूजी सब बगल वाला घर। वो आज कल रात ही आया था यहाँ पर? कल आया और कल ही घटना को करके चला गया ना। ऐसे बीच में आता जाता था, लेकिन कल जो आया तो सवेरे परसों शाम को आया और उसके बाद में कल सवेरे में वो चला गया और फिर शाम को 10 बजे रात को आया। तब घटना को अंजाम किया है ना।
तो उस पर कथी चाकू को मार ले था उसके ऊपर? हम तो नहीं देखे, देखा बता रहा है कि जो खून वून निकला है तो चाकू मारा। सुने कि जो अरकोस है उसका चापा हुआ था, मतलब उसको चाप को मार दिया है ना। हाँ। कहाँ हुआ घटना ये? कौन गांव है ये? तेलिया। बीते रात्रि की घटना है, करीब 2 बजे के आसपास, जो तुर्की थाना अंतर्गत एक तेलिया गांव है, वहीं पर बबन कुमार की हत्या हो गई। और हत्यारा उनका अपना ही बहनोई मनीष वर्मा, जो कि कोरीगामा थाना सकरा का रहने वाला है। और वहाँ पर एक वाकया बता देते हैं कि विद्या झा वर्मा गैस एजेंसी है, वहाँ भी ये छोटा मोटा कुकृत्य करता था, इसलिए इसको अपने ससुराल में ही, फादर ने ससुराल में रख दिया था और इसका इलाज वहीं पर चलता था। 2 दिन पहले ये अपने पत्नी को और अपने सरहज को भी मारपीट किया था। उसके बाद से फिर 1 दिन पहले उसने आग भी लगा दी थी घर में। तो वो मानसिक रूप से अर्धविक्षिप्त कहा जा सकता है, और अर्धविक्षिप्त व्यक्ति को ज़्यादा मजबूती मिल जाती है। तो वो अपने साले का गर्दन दबाया, और कितनाहू कहने के बाद भी कितनाहू लोगों ने उसको छुड़ाने की कोशिश किया, मारा पीटा, फिर भी वो छोड़ा नहीं। और जिससे कि ये मनीष वर्मा के हाथों से ही अपने साले की, बबन कुमार की हत्या हो गई। आरोपी फरार है। 2 टीम, सकरा थाने की टीम और तुर्की थाने की टीम लगातार जहाँ जहाँ भी लोकेशन मिल रहा है वहाँ जा रही है, और बहुत जल्दी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में 23 फरवरी की रात 12 बजे एक व्यक्ति को पोल से बांधकर लाठी डंडे से उसके दोनों पुत्र और पत्नी पिटाई कर रही थी। उसके शोर मचाने के कारण अगल बगल के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। इसी बीच उसका भतीजा अभिषेक कुमार उनको बचाने गया, जिसके बाद दोनों बेटा और उसकी मां अभिषेक के साथ मारपीट करने लगे। इसी बीच व्यक्ति का छोटा नाबालिग बेटा राहुल चाकू से अभिषेक पर हमला कर दिया, जिस कारण वो बेसुध होकर जमीन पर गिर गया। इसकी जानकारी अभिषेक के परिजनों को मिली। परिजन दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे और अभिषेक को थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। घायल अभिषेक को ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 24 फरवरी को इलाज के क्रम में अभिषेक की मौत हो गई। अभिषेक की मां सबिता देवी के बयान के आधार पर गायघाट थाना में कांड दर्ज किया गया। घटना का अंजाम देने के बाद आरोपी रूपा देवी सहित राहुल नेपाल भाग गए थे। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। तीनों के विरुद्ध कोर्ट से वारंट भी निर्गत हो गया था। पुलिस इश्तेहार की प्रक्रिया में थी। इसकी भनक तीनों को लग गई, जिसके बाद राहुल को उसके परिजन गायघाट थाना से बाहर लाकर छोड़ दिए। पुलिस के द्वारा समझाया गया कि कोर्ट में आत्मसमर्पण करे, लेकिन परिजन अपने जिद पर अड़े रहे। बता दें कि राहुल 10वीं कक्षा का छात्र है। हाँ, ये मामला है, ये गायघाट थाना अंतर्गत, ये 24 फरवरी का मामला है, 24 फरवरी 25। और ये हुआ था कि 2 पुत्र और उनकी माँ तीनों मिल करके, ये पिता जो थे उनको ये लोग रस्सी में बांध कर करके और बगलगीर था, जो कि अपना चचेरा भाई ही लगता है, तो वो वहाँ से दौड़ा और अपने चाचा को बचाने के लिए। तब तक जो लोग मार रहे थे, रूपा देवी और सोहित और एक जो विधि विरुद्ध बालक है, ये तीनों लोग उस अपने मारपीट के क्रम में ये लोग अभिषेक आया बचाने, जो कि कौशल किशोर सिंह का लड़का है, उसको ये तीनों लोग मिल करके चाकू गोद करके जो बचाने आया था अभिषेक, उसी को इन्होंने हत्या कर दी थी। ये 24 फरवरी की घटना है। कांड संख्या 5925 दर्ज किया गया और अनुसंधान किया गया है। ये तीनों लोग, रूपा देवी, सोहित और विधि विरुद्ध बालक, ये तीनों नेपाल में रह रहे थे। तो हम लोगों ने काफ़ी वारंट लिया, फिर इश्तेहार चिपकाने की जैसे ही जानकारी मिली, तो वैसे ही जो मुख्य आरोपित था, क्योंकि जो विधि विरुद्ध बालक है यही मुख्य रूप से अपने चचेरे भाई को मारने में इस चाकू इसी ने चलाया था, तो उन्होंने सबसे पहले इस विधि विरुद्ध बालक को ये थाने के पास ला के छोड़ दिया।
और काफ़ी कहने पर भी कि माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करें, ये लोग थाना को ही सौंपा। अब माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग इस विधि विरुद्ध बालक को उपस्थापित करेंगे और माननीय न्यायालय के आदेश पर ही अग्रतर कार्रवाई करेंगे। रीजन क्या रहा सर हत्या के पीछे, कारण क्या? कारण ये था कि रूपा देवी, सोहित और जो विधि विरुद्ध बालक है, ये तीनों मिलकर अपने फादर को ये लोग बेतरह मार रहे थे, काफ़ी मार रहे थे। और चूँकि एक ही जो परिवार है अभी बटा नहीं है, एक ही साथ परिवार है, सम्मिलित परिवार है, उसमें बगल का जो लड़का था, जो इसका चचेरा भाई है इस बालक का, तो वो अपने चाचा को बचाने आया और बचाने के क्रम में मारा पीटी हुई और वो लोग बाप को छोड़कर ये तीनों लोग, यानी माँ और दोनों बेटे मिलकर उस चचेरे भाई की जान ले ली है। माँ और भाई फरार है या गिरफ्तार हो गई है? ये चाकू से हत्या की। कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इसमें? अभी एक ही लड़का है, उसको सौंपा गया है थाने को। कितनों पे नामजद किया गया है? ये 3 लोगों पर। देश में भले ही लव जिहाद विरोधी कानून को सख्ती से लागू किया गया हो, लेकिन इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कोई पहचान छुपाकर हिंदू नाम का हथियार बना रहा है, तो कोई प्रेम जाल में फंसाकर किशोरी को शिकार बना रहा है। इसके बावजूद इस मकर जाल में युवती फंसती चलती जा रही है। मुजफ्फरपुर में शादीशुदा मुस्लिम युवक पत्नी को तलाक देने के बाद नाबालिग किशोरी को लेकर फरार है। इस मामले को लेकर थाने में शिकायत की गई है। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिसिया कार्रवाई के खौफ से आरोपी सभी घर से फरार हैं। पीड़ित परिजनों ने जल्द बरामदगी की मांग की है। घटना जजुआर थाना क्षेत्र के एक गांव की है। बताया जा रहा है कि गांव में 23 अप्रैल को शादी समारोह में गई थी। ब्रह्मस्थान पूजन के दौरान महिलाओं की भीड़ में डांस करने लगी। इस दौरान बड़े भाई ने डांट फटकार लगाई, जिससे वह नाराज होकर घर लौट आई। इस बीच परिवार के लोग बारात में निकल गए। इसी बीच वह घर से गायब हो गई। परिवार के लोग चिंतित हो गए, खोजबीन शुरू कर दी। उस दौरान परिवार को जानकारी लगी। गांव के राम पंडित अपने कई सहयोगी के साथ बाइक पर बैठाकर ले गया और मोहम्मद मुजीबुल के हाथों सौंप दिया, जिसके बाद थाने आवेदन दिया गया और मामला दर्ज किया गया। 3 लोगों को आरोपित किया गया है। उस दौरान पुलिस को एक वीडियो प्राप्त हुआ है जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें नाबालिग युवती अपहरण का आरोप को बेबुनियाद बताते हुए परिवार वालों को धमकी दे रही है। वह कह रही है कि मैंने मुस्लिम लड़के से हिंदू रीति रिवाज से शादी की है, हमें जीने दीजिए। यही है, हम लोग मजदूर परिवार के आदमी हैं जो डेली काम करते हैं तो खाना खाते हैं। हमारे पास में कुछ है नहीं उतना। और हमारी लड़की जो है घर के बगल बारात देखने गई थी। बारात में जो है वो लड़का उसे बाइक पर बिठा करके वो मोहम्मद नजीबुल के हाथे सौंप दिया। जो राम पंडित नाम का लड़का है वो मोहम्मद नजीबुल के हाथे सौंप दिया। और वो लड़का जो है शादीशुदा है। हमारी लड़की का उम्र कम थी। वो जो कह रही है वो लड़की कर रही है वहाँ से। और वीडियो वायरल भी जो की है वो दबाव के कारण की है। क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं यही कि सर हमारी लड़की बरामद हो, हम उसे किसी तरह अपना जाति के साथ शादी ब्याह कर दें और वो अपने घर रहे। पहले जानकारी था कि लड़का से बातचीत करते? जी नहीं, ये कुछ जानकारी हम लोग के पास में नहीं थी। कितनी उम्र हो रही है? लड़की का उम्र है 14 से 15 बरस। किसके साथ भागी? मोहम्मद नजीबुल है, शादीशुदा है? शादीशुदा है, उसके पास में एक बच्चा भी है। वो शादी कैसे हुआ था? वो शादी भी वैसा ही भाग करके किया था। जो उसके जातीयता के कारण जात में थी तो शादी कर दी गई। कहाँ शादी? और उसको वो गाँव में शादी किया था सर, लेकर के भाग गया था आदमी को। और उसको जो है उसके साथ शादी कर दिया गया। 2-3 साल के बाद आया तो, और उसके पास एक लड़की भी है। अनगोवा का मामला है और जो अनगोवा गांव है जजुआर में, वहाँ से एक लड़की प्रेम प्रसंग में किसी युवक के साथ भागी है, जिसमें कि हम लोग 101-25 कांड दर्ज कर लिए हैं। और बहुत जल्दी हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों को आरोपित किया गया? 3 लोगों को आरोपित किया गया है। हम लोग सब पर अनुसंधान कर रहे हैं। आरोपी शादीशुदा है? ये तो अनुसंधान का विषय है। हम लोग पता करते हैं कि
क्या कि दूसरे क्या है? धर्म से भी ताल्लुक रखता है आरोपी। ये तो नहीं कहा जा सकता है, ये सारा चीज़ हम लोग अनुसंधान कर लेते हैं तब बताएंगे आपको। वीडियो भी सर एक वायरल हुआ है। वीडियो तो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन ये है कि कांड दर्ज कर लिया गया है और हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जैसा होगा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और माननीय न्यायालय के आदेशानुसार ही हम लोग अग्रतर। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभागार में जन कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 2 दर्जन से अधिक जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं और शिकायतें सुनी। जनता से सीधा संवाद स्थापित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कई मामलों में तत्क्षण निर्णय भी लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जिलाधिकारी के माध्यम से कई आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। कार्यक्रम के दौरान सबसे ज़्यादा ज़मीनी विवाद के मामले आए, वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क एवं राशन से संबंधित शिकायतें भी प्रमुख रूप से सामने आई। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनहित के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान जिलाधिकारी सहित वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। हमने आम लोगों की शिकायत को सुनने के लिए जन कल्याण संवाद भी किया। लोगों ने अपनी समस्याओं को रखे हैं। जिलाधिकारी और जिला के वरीय पुलिस पदाधिकारी सभी यहाँ बैठे हैं। सारे विभाग के पदाधिकारी भी थे। पूरी पारदर्शिता के साथ जो सरकार का संकल्प और सोच है सुशासन स्थापित करने का, बेहतर विकास करने का, सबका साथ सबके विकास के भाव को लेकर के पूरी तरह से सरकार सजग है और ये सजगता को आगे भी जहां जहां शिकायत आई है उन पदाधिकारियों को बुला कर करके जिला स्तर पर उसकी समीक्षा की जाएगी। आवश्यकता होगा तो उन क्षेत्रों में भी औचक निरीक्षण कर करके कार्रवाई की जाएगी। देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां भूमि विवाद सबसे ज्यादा है और लॉ एंड ऑर्डर इसके कारण थोड़ा ज्यादा प्रभावित होता है। उसका बड़ा कारण रहा है कि असर्वे लैंड, जमीन का ढंग से सर्वे नहीं होने का खामियाजा बिहार के लोगों को भोगना पड़ रहा है। बिहार सरकार ने इसके निदान के लिए एक पहल किया है। उस पहल की गति को हम लोग शांति के साथ, बिना पारिवारिक परेशानी, बिना विवाद के हल करने के लिए प्रयासरत है और उसमें प्रगति हो भी रही है। भिंगा करके, ढोल बजा करके जो पहले लोग करते थे, नेटा पोछते थे, बाल कटवाते थे, हम जनता के कल्याण के लिए करते हैं, नौटंकी के वातावरण बनाने के लिए नहीं करते हैं। जन कल्याण संवाद में खुला हमारे पदाधिकारी, माननीय विधायक और सबके समक्ष उनकी बात को गंभीरता से, शालीनता से, पारदर्शिता के साथ समाधान के लिए बैठते हैं। प्रेस मीडिया में चर्चा और दिखाने के लिए और उसको लाइव करके सहानुभूति लूटने के लिए नहीं। ऐसे हम बैठते हैं खुला दरबार में, अपने आवास पर भी बैठते हैं, पूरे बिहार के लोग आते हैं, वहां भी हम कमरे के अंदर ही बैठते हैं। अपने क्षेत्र लखीसराय में भी हम इसी तरह से हॉल में बैठते हैं। इसलिए मन में ये शंका मत रखिए कि बंद कमरे में सेलेक्टेड लोगों को बुला के हम संवाद करते हैं। सब लोग आए हैं, जिलाधिकारी या मंत्री किसी को स्पेशल कर करके नहीं लाया।
इसलिए वो मन के अंदर भ्रम नहीं रखिए। सर, इस तरह का जन संवाद कार्यक्रम क्या आगे भी जारी रहेगा और लोगों की समस्या जब भी विश्वसूत्री की बैठक हम करेंगे, हम इस तरह की संवाद उसके पहले करने से हमको लाभ होता है, बहुत सारे विषय की जानकारी भी मिलती है और उसके समाधान के लिए सरकार और प्रशासन मिलकर हम लोग विचार भी करते हैं। काफी लोगों का आरोप, प्रमाण है तो आपके पास प्रमाण है तो उपलब्ध कराइए। सरकार सजगता से एक्शन ले रही है, निगरानी की टीम भी पकड़ रही है, बड़े बड़े पदाधिकारी भी जा रहे हैं। ये एक बीमारी है और ये बीमारी की महामारी में सरकार कतई नहीं बदलने देगी। सरकार की सजगता इसमें बनी हुई है। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also. लाओस में नौकरी दिलवाने के नाम पर नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार के किशनगंज, गया समेत कई जिलों के 27 लोगों से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने औराई के कल्याणपुर निवासी शातिर पर ठगी का आरोप लगाते हुए सोमवार को मुजफ्फरपुर पहुंचकर पुलिस से शिकायत की। पीड़ितों ने ग्रामीण एसपी विद्यासागर से मिलकर मामले में आरोपित पर कार्रवाई की मांग की। ठगी के शिकार लोगों ने डीएम कार्यालय में भी आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। ठगी के शिकार लोग नेपाल के कृष्णा नगर की एक प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करते थे। इस फैक्ट्री में कुछ दिनों के लिए औराई के शातिर ने भी काम किया। इस दौरान फैक्ट्री में काम करने वालों से उसकी जान पहचान हो गई। उसने सभी कर्मियों को लाओस में प्लाईवुड बनाने वाली एक कंपनी में मोटी पगार पर नौकरी लगवा देने का झांसा दिया था। ठगी के शिकार नेपाल के अनिल प्रसाद शाह, उत्तर प्रदेश के देवरिया निवासी अमरजीत कुशवाहा, किशनगंज के रंजीत सिंह, गया के पवन कुमार आदि ने बताया कि विश्वास में लेने के लिए उसने कथित एजेंट से मोबाइल पर बात कराई। झांसा दिया कि मजदूर को 65,000 रुपये और मशीन ऑपरेटर को 1,10,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। अच्छी तनख्वाह के झांसे में नेपाल स्थित फैक्ट्री में कार्यरत सभी कर्मी लाओस जाने को तैयार हो गए। इस तरह 27 लोगों से तत्काल 28,000 रुपये वसूल कर बताया गया कि सबको कोलकाता जाना है। वहां ट्रेन से उतरते ही एजेंट सबको होटल में ले जाएगा, वहीं सबको वीज़ा और टिकट मिल जाएगा। लाओस पहुंचने के बाद 3 माह तक वेतन से वीज़ा का पैसा काटकर 50% मिलेगा। हम लोगों के साथ देखिए ना, पत्रकार साहब जो है वो राम कुमार सजन जो व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति हम लोगों को बोला कि आप लोग काम करना चाहते हैं विदेश में, टीएस वुड कंपनी में लाओस में आप लोग जाना चाहते हैं, तो आप लोग सुनिए, 25,000 रुपया IC आप लोग जमा कीजिए और उसके बाद में आप लोगों का जाने का जो बात होगा वो क्लियर करेंगे। उसके बाद टिकट होगा, आने जाने का सब कुछ पैसा आपको दिया जाएगा। वहाँ आने के बाद में पैसा आपको मिलेगा। आप आइए, डेट बनेगा एयरपोर्ट, कलकत्ता एयरपोर्ट से हम लोग 3 तारीख को यहाँ से गए कलकत्ता, 4 तारीख वहाँ पे पहुँचे। पहुँचने के बाद में उसका कोई संपर्क हमसे नहीं हुआ सर। और वो अब उसका फ़ोन ऑफ है, कोई बात नहीं है, कोई हमको मैसेज नहीं आ रहा है सर। और उसके बाद में बोला कि आप एयरपोर्ट में आइएगा और आप लोगों का वहाँ का जो पैसा शो करने का है $300 आपको दिया जाएगा। आपको बैंक शो करने के लिए आप लोग आइए, 4-5 तारीख आपको यहाँ पे काम होगा एम्बेसी द्वारा। काम होने के वजह से आप लोगों का फ्लाइट हो जाएगा लाओस के लिए सर। फ्लाइट पकड़ लिया आप लोग? फ्लाइट नहीं पकड़े, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है सर। इसी के वजह से आप लोगों से ये फ्रॉड की घटना हुई, कहाँ पे, किस जगह पर? किस जगह का? जो रहने वाला आदमी तो मुजफ्फरपुर का है, ये राम कुमार सज्जन। जो बुलाया था
हम लोगों का जो मोबाइल बैंकिंग द्वारा हम लोग पैसा जमा कराया गया और उसके बाद में हम लोग ठीक है आप लोगों का काम हो जाएगा, आप लोग नहीं होगा तो टिकट बुकिंग कीजिए रेलवे का और उसके बाद में आप लोग नहीं होगा तो आप कलकत्ता आइए। कुल मिला के निकल के दूर जाओ। हाँ यही बात है सर, हम लोगों के साथ वो लोग थाने में आप लोगों ने आवेदन किया कि नहीं? अभी नहीं किए हैं। क्या नाम हुआ? राम कुमार सज्जन, कहाँ के रहने हुआ कल्याणपुर का, वार्ड नंबर 5 का बोलते हैं। उसके पासवर्ड में जो लिखाया गया है उसी के आधार पे बोल रहे हैं। तो कल एक व्यक्ति द्वारा आवेदन दिया गया है जिसमें कि वो इसमें जो आवेदक में एक नेपाली नागरिक भी और इसके अलावा राम अवतार और राम प्रकाश और भी बहुत सारे लोगों का हस्ताक्षर था। इनका कहना था कि हम लोग प्लाईवुड फैक्ट्री में काम कर रहे थे जो मुजफ्फरपुर में ही स्थित है और वो व्यक्ति मुजफ्फरपुर का ही है और तथाकथित वो लोग बता रहे हैं पासपोर्ट की जाली पासपोर्ट है, लेकिन चेहरा हम लोग देखते हैं, चेहरा को पहचान रहे हैं और ये औराई का रहने वाला है, औराई कल्याण वार्ड नंबर 2 का। तो हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये जो लहासा भेजने के लिए, जो तिब्बत की राजधानी है, वहाँ भेजने के लिए ये लोग पासपोर्ट बनवा करके और वहाँ पर ये लोग मजदूर के रूप में वहाँ भेजने का प्रयत्न कर रहे थे। कितने लोगों के साथ सर ये हुआ है इसकी जानकारी? हाँ ये बता रहे थे कि हर व्यक्ति से 28,000 रुपये लिया गया है और कुल 16 व्यक्ति हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से कार्यालय परिचारी के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को मुलाकात कर अपनी मांगें रखी। वर्ष 2011 से ये अभ्यर्थी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं पर सफलता नहीं मिली। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना ने सितंबर 2024 में इस पद के लिए परीक्षा आयोजित की थी, लेकिन न तो पहले रिक्तियों का विवरण जारी किया गया, न ही पूर्ण परीक्षा फल घोषित किया। आयोग ने कुछ ही पदों के लिए परिणाम जारी कर दिया, जिससे अभ्यर्थियों में रोष है। उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई होगी और जिलाधिकारी को त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए। अभ्यर्थियों ने मांग की कि सभी परीक्षार्थियों को नियुक्ति दी जाए और समूह ध की रिक्तियां जारी की जाए। उनकी एकजुटता और हौसले ने सरकार का ध्यान खींचा। अब अभ्यर्थी उम्मीद से भरे हैं कि उनकी मेहनत रंग लाएगी और न्याय मिलेगा। परिचारी से संबंधित है, हम लोग कार्यालय परिचारी के अभ्यर्थी हैं। आज हम लोग अब माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी से मिलकर के अपनी फरियाद को रखे हैं और काफ़ी लंबे अरसे से हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को कहीं से कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 2011 से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। उस समय जो विज्ञापन निकाला गया था मुजफ्फरपुर ज़िले में, उसमें विज्ञापन में यह उल्लेखित था कि साइकिल चला करके हम लोगों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन हाई कोर्ट का कुछ जजमेंट आया। उस वजह से 2019 के बाद जो भी मतलब ये हुआ कि 10th पास लोगों का ही नियुक्ति होना है, तो वर्ष 2023 में पुनः मतलब हम लोगों से ऑनलाइन आवेदन लिया गया। वही लोग आवेदन किए जिसका उस पैनल सूची में नाम था, अलग से कोई आवेदन नया नहीं लिया गया। तो आज हम लोगों को जो आश्वासन मिला है, आश्वासन माननीय उप मुख्यमंत्री जी से हम लोग पटना में उनके आवास पर भी मिलने का काम किए थे और वहाँ भी आश्वासन मिला था कि हम लोग त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत जल्द आप लोगों को नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन आज ये ज़िले के प्रभारी मंत्री हैं, तो हम लोग इससे ख्याल से सभी अभ्यर्थी आज यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और सभी लोग मिले हैं, तो आश्वासन उन्होंने दिया है कि हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और वो जिलाधिकारी महोदय को भी बोले हैं कि इन लोगों का क्या समस्या है, तो जिलाधिकारी महोदय ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम इन लोगों के कार्य को देख रहे हैं और यथाशीघ्र इस कार्य को निष्पादित करेंगे, ऐसा आश्वासन मिला है। लेकिन हम लोग इस आश्वासन से मानने वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों से परीक्षा लिया गया है और जब परीक्षा फल का प्रकाशन हुआ है तो उसमें हम लोगों का कोई नाम का कहीं कोई जिक्र नहीं है और न ही आज तक आयोग हम लोगों को बताया कि आप लोग अपना मतलब क्वालिफाई किए हैं। लेकिन जब वो आंसर की जारी किया BSSC आयोग, तो सभी लोग लगभग क्वालिफाई हैं। और आगे आपकी मांग अगर पूरी नहीं होती तो आगे सर आगे अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी, अभी तक तो हम लोग मुजफ्फरपुर से और पटना तक का दौड़ लगा रहे हैं, अगर नहीं होगा तो हम लोग आक्रोश मार्च निकालेंगे और जिलाधिकारी के समय। बिहार के आपदा मित्रों ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को अपनी 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। आपदा मित्र संतोष कुमार ने बताया कि 2022 में उन्होंने 12 दिवसीय प्रशिक्षण लिया, जिसके लिए मानदेय निर्धारित था, पर आज तक भुगतान नहीं हुआ।
उन्होंने कहा, हमारी ड्यूटी सिर्फ पर्व त्योहारों तक सीमित है, जबकि हम हर आपदा में जान जोखिम में डालकर काम करते हैं, फिर भी हमें मेहनताना नहीं मिलता। आपदा मित्रों ने मांग की कि उन्हें आपदा कर्मचारी घोषित कर 26,910 रुपये मासिक वेतन, 20 लाख का बीमा, स्वास्थ्य बीमा, पीएफ, रिटायरमेंट जैसी सुविधाएं दी जाएं। साथ ही पिछले कार्यों का भुगतान, सुरक्षित कार्य और समान वेतन की गारंटी मांगी। उन्होंने केंद्र की एक योजना के तहत समायोजन और कार्यालयों में नियुक्ति की भी मांग की। हम लोग आपदा मित्र है। हम सभी आपदा मित्र 2022 में प्रशिक्षण लिए थे। 2022 से ही प्रशिक्षण इसका चालू होता है। यह केंद्र सरकार की योजना है और उनके माध्यम से बीएसडी में बिहार प्राधिकरण आपदा विभाग के द्वारा हम लोग का प्रशिक्षण दिलाया गया था 12 दिवसीय का। उसमें 12 दिन का प्रशिक्षण दिलाया गया और उसमें लेटर में लिखा गया था साफ साफ अक्षरों में कि आपका आई कार्ड, प्रमाण पत्र और इसके साथ साथ प्रतिदिन का मानदेय भी दिया जाएगा। लेकिन प्रशिक्षण का अभी तक मानदेय नहीं दिया गया है, भुगतान नहीं किया गया है। उसके बाद हम लोग को साल में ड्यूटी लगाया जाता है 1 बार, 2 बार, 3 बार। छठ पूजा, दुर्गा पूजा में हम लोग सड़क सुरक्षा दुर्घटना में भी जान बचाते हैं। कहीं आग लगी होती है तो हमारे आपदा मित्र जितने भी हैं सब लोग जाते हैं और वहाँ अपने समाज में सेफ्टी करते हैं, सेफ्टी देते हैं, प्रदान करते हैं, बाढ़ में, भूकंप में, सब में। लेकिन हमको सरकार से क्या मिलते हैं? कुछ नहीं मिलते है। लाभ बकाया राशि भी भुगतान नहीं की जाती है और हम लोग को निराशजनक हाथ से लौटना पड़ता है और हम आपदा मित्र को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। क्या परिचय होगा आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है और हम अभी 8 सूत्री मांग लेकर विजय सिन्हा डिप्टी सीएम जी को ज्ञापन सौंपे है और उसमें 8 सूत्री में हमारा मांग है हम अस्थायीकरण किया जाए, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और जो 5 लाख का बीमा है लागू करते हुए 20 लाख का हमारा बीमा लागू किया जाए। सामाजिक, हम लोग समाज में काम करते हैं तो सामाजिक गारंटी सुरक्षा भी दिया जाए और पीएफ, डीए, रिटायरमेंट सब हमारा सरकारी जो भी है कर्मचारी उसका लाभ मिले। वर्तमान भाजपा जदयू सरकार स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते हुए छोटी चिड़ियागंज चौक पर सुरेश अचल की प्रतिमा के समक्ष पुण्यतिथि पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा कार्यक्रम किया गया। यह शिकायत जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने की। अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खास सहयोगी महान स्वतंत्रता सेनानी जनकधारी प्रसाद की प्रतिमा लक्ष्मी नारायण रोड, छोटी चिड़ियागंज में स्थापित करने और उस सड़क का नाम जनकधारी प्रसाद रोड रखने का प्रस्ताव 1989 में मुजफ्फरपुर नगरपालिका द्वारा तत्कालीन नगर सभापति रघुनाथ पांडे द्वारा किया गया था। सिर्फ पूर्व डिप्टी मेयर और वर्तमान भाजपा मुजफ्फरपुर पूर्वी जिलाध्यक्ष होने के कारण विवेक कुमार के पिता सुरेश अचल के नाम पर मूर्ति स्थापित की गई, जो स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है, जिसकी पुण्यतिथि कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंच भाजपाई चरित्र स्वतंत्रता सेनानी का अपमान किया है, जबकि उस सड़क का नाम जनकधारी प्रसाद रोड का शिलापट लगा था, उसे हटा दिया गया है। महान स्वतंत्रता सेनानी बिहार के गांधी और महात्मा गांधी जी के सहयोगी जनकधारी प्रसाद जी जो नमक आंदोलन में चंपारण यात्रा में महात्मा गांधी जी के साथ कदम में कदम मिला के चलने वाले और अंग्रेज़ों के द्वारा बराबर उनको जो है जेल भेजा गया। एक बार जवाहर सभा लगाए तिलक मैदान में तो उनको इतना पिटाई किया गया और झंडा पकड़े रहे कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। और महात्मा गांधी जी अपने जीवनी में उनका चर्चा किए हुए हैं और भूरी प्रशंसा भी किए हुए हैं। जब चंपारण यात्रा पहली बार आए तो साथ रहे और उसके बाद महात्मा गांधी जी उनको चंपारण नमक आंदोलन का उनको जिम्मेदारी सौंप के चले गए और फिर दोबारा आए तो काफ़ी प्रशंसा किए कि भाई जनकधारी के नेतृत्व में यह बहुत बड़ा यह आंदोलन हुआ। तो ऐसे महान विभूति के नाम से नगर पालिका अध्यक्ष उस समय रघुनाथ पांडे जी थे, गजट में पास करके जनकधारी चौक सरैयागंज, छोटी सरैयागंज टावर पर और जनकधारी रोड को गजट में पास करके कर दिया गया और जनकधारी रोड का नाम भी था। लेकिन हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो अभी पूर्वी जिला अध्यक्ष हैं, जो पूर्व में डिप्टी मेयर थे, वो अपने रसूख से जनता दल के शासन में जनता दल के शासन में वह अपने पिताजी स्वर्गीय सुरेश अचल जी का वहाँ पर स्टैचू लगवा दिए
उस समय भी हम लोग विरोध किए थे, चंद्रकिशोर पराशर जी सारे लोग हम लोग विरोध किए थे, स्वतंत्रता सेनानी भी विरोध किए थे और चैतन्य प्रसाद उस समय कलेक्टर थे। तो उन्होंने कहा था कि भाई जो है कि जनकधारी रोड रहेगा और एग्रीमेंट भी बनाया गया। लेकिन हम लोग इंतज़ार करते रह गए कि जनकधारी बाबू का स्टैचू लगेगा, जनकधारी रोड बनेगा, माने नामाकरण रहेगा, लेकिन उस नामाकरण को भी हटा दिया गया। अब आप देखिए कि सुरेश अचल जी ना वो स्वतंत्रता सेनानी, ना वो विधायक हैं, ना प्रभावशाली व्यक्ति हैं, सीधे एक साधारण सा जिला इकाई के जनता दल के नेता थे और उनके नाम से ज़बरदस्ती वहाँ स्टैचू बना के और चौक का नाम सुरेश अचल चौक रख दिया गया और उसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आके यहाँ पर जो है सभा कर रहे हैं, पूरी तिथि मनावे। किसी के भी माने कोई भी पुत्र अपने पिताजी का जो है पुण्यतिथि मनाए, इसका विरोध नहीं हम लोग करते हैं। लेकिन महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेज की यातना सही, रीढ़ उनका टूट गया, कई बार जेल रहे और महात्मा गांधी उस समय तोप और हथियार अंग्रेज का आप जान रहे हैं कि कितना बड़ा जो है गुलामी था। उस समय वह निकल कर भारत की आज़ादी के लिए, जंगे आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े और उनका जो स्वतंत्रता सेनानी का जो नामकरण था गजट नगर पालिका के द्वारा, उसको अवहेलना करके और ये अपने रसूख से वहाँ पर पिताजी का बना दिए। और भारतीय जनता पार्टी से हमारा विरोध इस बात का है कि वह जो है कि स्वतंत्रता सेनानियों का नाम मिटाना चाह रहे हैं। पूरे बिहार, पूरे देश से स्वतंत्रता सेनानियों का नाम मिटाना चाह रहे हैं। इसका उदाहरण है आज सरैयागंज टावर, छोटी सरैयागंज टावर, जनकधारी चौक, जनकधारी रोड, जो सम्राट चौधरी आके और सारा बीजेपी के नेता आकर महामंडित कर रहे हैं। भाई क्या है सुरेश अचल जी, एक जिला के इकाई के नेता थे, कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, कोई विधायक नहीं थे, कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं थे, कोई त्याग नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, और हमारे भी गार्जियन है हम उनका। लेकिन अब महान स्वतंत्रता सेनानी जनकधारी बाबू से अब उनकी तुलना की जाए, यह भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर जो आज़ादी में, जो लोग जंगे आज़ादी में कुर्बानी दी है, हम पूछना चाहते हैं सम्राट चौधरी से कि खुदीराम बोस जी के जो जहां उनको जलाया गया है, प्रफुल्ल चाकी जी को कई बार उनके समाधि में गए हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and Jalan Chhapra also.